अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है तारक महमूद। मेरा नाम है समी। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान क्राइसिस नीतीश कुमार। तो ये जो पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं, इनके पीछे मेन रीज़न क्या है, अच्छे से समझाएंगे। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू करते हैं। और दुनिया में इतनी गरीब कंट्रीज हैं जिनका पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को क्यों मिलता है। और जो ट्रेनिंग सेंटर थे जहां मुजाहिदीन ट्रेन होते थे, वहां से अफगानिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी मुजाहिदीन भेजता था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में था। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हो कि लोन तो वर्ल्ड बैंक भी देता है, तो IMF का नाम क्यों आ रहा है। आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो। ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई, और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं। जनरल बाजवा ने इमरान खान को PM बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखिए, जो सिचुएशन पाकिस्तान इस पर्टिकुलर टाइम पे फेस कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान इससे पहले कभी नहीं फंसा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स को 8:30 बजे से पहले बंद करने के ऑर्डर आ गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कोलैप्स करने की स्टेज पे है। गेहूं की शॉर्टेज हुई है और कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि जो गेहूं से भरे ट्रक हैं उसके पीछे लोग बाइकों से पीछा कर रहे हैं। सिर्फ एक साल में पाकिस्तान की करेंसी 40% गिर के 267 पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच गई है। ब्लैकआउट इससे पहले भी होते थे पाकिस्तान में, 2015 में, 2021 में भी हुए थे, लेकिन इस लेवल के नहीं हुए थे। सिर्फ पावर कट से होने वाले लॉसेस की वजह से पाकिस्तान की GDP 4% तक नीचे गिर गई है। पावर कट की वजह से पाकिस्तान का टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये पूरी तरीके से नीचे आ गया है, और जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो $3 बिलियन से भी कम पे आ गया है, श्रीलंका के बराबर पहुंच गया। अब आपके कई क्वेश्चन होंगे कि ये सब अचानक से क्यों शुरू हो गया। बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे है, वो आगे कैसे निकल गया, लेकिन पाकिस्तान कैसे पीछे रह गया। पाकिस्तान की एक्चुअल में दिक्कत क्या है, जिसको सबसे ज्यादा एड मिलती है पूरे दुनिया भर से, वो सबसे ज्यादा पीछे क्यों रह गया। और दुनिया में इतनी गरीब कंट्रीज हैं जिनका पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को क्यों मिलता है। अब देखिए, इससे पहले कि मैं करंट सिचुएशन की बात करूं कि इस बार पाकिस्तान को पैसे मिलने में दिक्कत क्यों आ रही है, IMF क्यों पीछे हट रहा है, या फिर US, इमरान खान और आर्मी का क्या रोल है, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए पहले आपको रूट कॉज समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई है। Pakistan has warned the country could face an economic collapse. Though Pakistan's not there yet, it's teetering on the edge. देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान को 1/3 मिलिट्री मिली थी और ओवरऑल रिसोर्सेज में से 17% मिला था। ये जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के एक ऑथर हैं हुसैन हक्कानी, इन्होंने भी ये चीज कंफर्म कर रखी है। जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो टोटल 921 थी, उसमें से सिर्फ 34 पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था तो जो इकोनॉमिक कंट्रोल था वो इंडिया के पास था। RBI उस टाइम पे पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था और इंडिया का भी, लेकिन कंट्रोल इंडिया के हाथ में था। इंडिया का जो टोटल कैश बैलेंस था वो 400 करोड़ था, और ये डिसाइड हुआ था कि इस 400 करोड़ में से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 75 करोड़ में से 20 करोड़ जो थे वो पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को ही दे दिए गए थे, और बाकी का जो 55 करोड़ था उसको बाद में देने की बात की गई थी। उस समय पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी कि ये जो रिफ्यूजीज आए थे उनको सेटल करना, उसमें काफी पैसा चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे कश्मीर को लेके काफी इशू हो रहा था, तो नेहरू जी और पटेल जी ने यह माना कि जो 55 करोड़ है इसको रोक लेना चाहिए, वरना ये इस पैसे से हथियार खरीदेंगे और हमारे खिलाफ ही यूज करेंगे। हालांकि ये जो पैसा था ये आगे चल के महात्मा गांधी जी ने दिलवा दिया था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम तक जब तक ये पैसा मिला था उससे पहले भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफी खराब थी। इकोनॉमिक कंडीशन भले ही थोड़ी सी वीक थी, लेकिन मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि इंडिया एग्री कर गया था 1/3 आर्मी स्प्लिट करने के लिए। इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो ज्यादा स्ट्रांग थी पाकिस्तान के मुकाबले। इंडिया की तरफ से नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी मल्टीपल स्ट्रांग लीडर थे। वहीं मुस्लिम लीग में सिर्फ जिन्ना के बाद कोई और स्ट्रांग लीडर आया ही नहीं। जिन्ना की डेथ के बाद ना तो जिन्ना के लेवल का कोई पावरफुल नेता आया और ना ही मिलिट्री ने आने दिया, क्योंकि जो टेम्परेरी कंट्रोल मिला था पाकिस्तान की आर्मी को वो काफी इंजॉय कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी को इस टेम्परेरी कंट्रोल की ऐसी आदत लगी कि उसके बाद 29 PM बने। आज की डेट तक एक भी PM ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपने पूरे किए हों। किसी को मार दिया गया, किसी का तख्ता पलट कर दिया गया, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मारा गया। आज तक इनकी एक भी एजेंसी ये नहीं पता लगा पाई कि PM को मारा किसने है। इमरान खान जो थे इनको रैली में गोली मार दी गई, ये आज तक नहीं पकड़ पाए कि गोली चलाई किसने।
बिना किसी बड़े हाथ के ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि किसी के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि इनके पीएम्स को मार कौन रहा है, इनके बड़े बड़े नेताओं को मार कौन रहा है। कुछ केसेस में तो लॉ को अमेंड किया गया ताकि जो पूरा कंट्रोल है वो पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में आ जाए। इन कुछ चीजों की वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर शुरू से ही रहा है और ये आगे चल के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी है, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है। पाकिस्तान के सामने भी यही दिक्कत थी कि उसको ग्रो तो करना ही था, लेकिन सीधे सीधे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पेशेंस चाहिए होता है, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करना होता है। तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसके लिए नए नए जुगाड़ निकाले और इसी एफर्ट्स में उसको दिखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसकी मिलिट्री नीड्स। पाकिस्तान को उस पर्टिकुलर टाइम पे रियलाइज हो गया था कि यूएस का साउथ एशिया में कोई दोस्त नहीं है और उसको सोवियत यूनियन को कंट्रोल करना है और इसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें उसको एक मौका दिखा। पाकिस्तान ने अपने आप को यूएस का फ्रेंड दिखाया और इसके बदले में उसको मिली फॉरेन एड। लेकिन क्वेश्चन है कि ये फॉरेन एड दी क्यों गई? देखिए, आज की डेट में आप देखते होंगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे यूएस के कॉल सेंटर्स हैं। यूएस के एम्प्लॉयर्स वहां के एम्प्लॉयज को छोड़ के इंडिया से बंदे हायर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक यूएस सिटीजन की सैलरी काफी ज्यादा होती है, उसकी जितनी भी लायबिलिटी होती है वो यूएस के एम्प्लॉयर की होती है। इंश्योरेंस, पेंशन जैसे तरह तरह के बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। कोई एक्सीडेंट भी हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस यूएस के एम्प्लॉयर की बनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, ऑफिस वगैरह, ये काफी बड़ा खर्चा होता है इसमें। लेकिन इंडिया के अंदर सारे एम्प्लॉयज कम पैसे में मिल जाते हैं और किसी की भी लायबिलिटी यूएस के एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं होती है। सेम कॉन्सेप्ट यूएस अपनी मिलिट्री में भी यूज करता है। देखिए, यूएस यूजुअली दो तरीके से वॉर लड़ता है। अगर उसे लगता है कि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं तो वो वॉर में खुद कूद जाता है, जैसे उसने वियतनाम में किया या फिर इराक में किया। लेकिन जब उसको लगता है कि सीधा कूदने में फायदा नहीं है तो वो शैडो वॉर लड़ता है। इसमें वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना के काम करता है। मान लीजिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूएस अगर अपनी खुद की आर्मी भेजने लगेगा तो पहली चीज तो अपने सिटीजन को खतरे में डालेगा और अगर उसको कुछ हो गया तो उसका पूरा खर्चा उसको देखना होगा। प्लस कंट्री के अंदर लोगों को आंसर करना पड़ेगा कि क्यों भेजा, वॉर की जरूरत क्या थी। अगर आप अपनी मिलिट्री डायरेक्ट किसी कंट्री के अगेंस्ट में भेजते हो तो वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, कंट्रीज आमने सामने आ जाती हैं। इसलिए ट्रेडिशनल वॉर्स की जगह यूएस अलग अलग मिलिटेंसी ग्रुप को ट्रेन करता है, उनको आर्म्स देता है और उनकी फंडिंग करता है, जिससे कि वो अपना मकसद पूरा कर पाए। जैसे अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों से उसने अपना काम करवाया। कई ऐसे मिलिटेंसी ग्रुप होते हैं, मुजाहिदीन होते हैं, जो पैसे लेके भी लड़ाई करते हैं। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसमें भी आप अगर सर्च करोगे तो रशिया ने सीरियन फाइटर्स को पैसा देके रिक्रूट किया है, जिन्हें मर्सिनरीज भी बोलते हैं। ये पैसा लेके यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस मॉडल में रिस्क एकदम कम होता है। आपको भारी भारी सैलरीज नहीं देनी होती है, आपको बस वेपन्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी होती है। और इस पूरे गेम में पाकिस्तान पूरे एरिया का एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया है और इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया पाकिस्तान मिलिट्री ने। जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे दो ही सुपर पावर थी, एक यूएसए और दूसरी सोवियत यूनियन, जो अभी रशिया कहते हैं जिन्हें। सोवियत यूनियन का साउथ एशिया में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इंडिया का झुकाव भी सोवियत यूनियन की तरफ ही था। ऐसे में यूएस को पाकिस्तान एक ऑप्शन की तरह देखता था। यूएस अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल पाने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन तैयार करता है और इन सब की ट्रेनिंग का जिम्मा लेता है पाकिस्तान। तो जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी तो उसमें रेदर देन यूएस ने अपनी मिलिट्री उतारने के मुजाहिदीन को रेडी किया। ना तो मुजाहिदीन की जान जाने पे यूएस की कोई जवाबदेही थी और ना ही भारी भारी सैलरी देनी थी और रिस्क भी बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि अगर यूएस की मिलिट्री अफगानिस्तान में उतर के रशिया के खिलाफ लड़ती तो ये वॉर रशिया और यूएस की वॉर में बदल जाती। तो यूएस ने मुजाहिदीनों को वेपन्स दिए, इन सबकी ट्रेनिंग हुई पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने हर तरीके से मदद की इन मुजाहिदीन की, इनको ट्रेनिंग करवाई, इनको रूट दिया, इनको खाने पीने और हथियार वगैरह सब सप्लाई करा। इसमें पाकिस्तान के लिए भी फायदा था, क्योंकि बिना कुछ प्रोड्यूस करे या एफर्ट लगाए यूएस से पैसा मिलने लगा था। यूएस ये पैसा कभी एड की फॉर्म में भेजता था तो कभी ह्यूमन राइट्स के बहाने से भेजता था। यूजुअली आप देखोगे तो फॉरेन एड उन देशों को मिलता है या तो जो गरीब हो या किसी क्राइसिस से गुजर रहे हो, जैसे कोई वॉर या फिर नेचुरल डिजास्टर हो। लेकिन पाकिस्तान को एड मिलता था उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, उसकी यूजफुलनेस की वजह से। इनफैक्ट साल का एक बजट भी फिक्स कर दिया गया था जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे पाकिस्तान को यूएस की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान ये जो सेंटर्स थे और ये जो पैसा था और ये जो मुजाहिदीन थे, इनका यूज कश्मीर में भी करने लगा। 1964 तक पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी फॉरेन एड्स आती थी ये इनके जीडीपी का 5% का हिस्सा बन गई थी। लेकिन इन सबके बीच में पाकिस्तान ये भूल गया था कि इन सबके बीच में बिना मतलब किसी और की लड़ाई उसने अपने सरदर्दी पे ले ली थी। लेकिन पाकिस्तान की जो जनता थी और गवर्नमेंट थी वो यूएस के इस एड और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में हेल्प करने से बिल्कुल खुश नहीं थी। जनता का ये मानना था कि अफगानिस्तान में ये भी हमारे जैसे ही मुस्लिम्स हैं और हम अपने ही भाइयों को मरवा रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि एड की वजह से मिलने वाला जो पैसा था वो बस आर्मी तक ही पहुंच पाता था, क्योंकि करप्शन की वजह से पैसा नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता था और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन इतना कोई खास नहीं था। इसलिए लोगों की जो गालियां होती थी वो पाकिस्तान
पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलती थी। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन फिर से खराब तब होती है जब अफगानिस्तान वॉर 1989 में खत्म हो जाती है। ये जो मुजाहिदीन यूएस और पाकिस्तान ने मिलकर ट्रेन किए थे, ये अफगानिस्तान की सरकार को गिरा के तालिबान का राज हो जाता है वहाँ पे। ये उसामा बिन लादेन वगैरह ये सब यूएस ने उस टाइम पे ट्रेन किए थे और सोवियत यूनियन को बाहर करके यूएस का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके परवेज मुशर्रफ, इन्होंने भी बोली है और ओपनली बोली है। इंटरव्यू अभी भी पड़ा इनका यूट्यूब के अंदर। अफगानिस्तान वॉर के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। अब इस चीज का आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि 1989 में यूएस ने पाकिस्तान को सीधे सीधे $452 मिलियन की एड दी थी, जो 1998 तक घट के $5.4 मिलियन रह गई थी। बांग्लादेश, इंडिया जब एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, तब पाकिस्तान की मिलिट्री एड से खुश हो रही थी। अफगानिस्तान वॉर खत्म होने के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी उसको काफी नुकसान हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को यूएसए ने स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत फिर चमकती है जब 9/11 अटैक होता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये अटैक अलकायदा ने करवाया था और यूएस को डर था कि ये अटैक अगर दोबारा नहीं करवाना है तो अलकायदा को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। अलकायदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऑपरेट करता था और एक बार फिर यूएस को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। इस बार यूएस ने कोएलिशन सपोर्ट फंड बनाया CSF, जिसमें पाकिस्तान को काफी पैसा मिला। 2009 में यूएस ने कैरी लुगर बिल पास किया, जिसने पाकिस्तान को $1.5 बिलियन पर ईयर की एनुअल असिस्टेंस देने का प्रपोजल था। लेकिन ये जो पैसा मिलता था, इसको पाकिस्तान यूएस के वॉर ऑन टेरर के लिए यूज करने की बजाय अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यूज करता था, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करता था। और जो ट्रेनिंग सेंटर थे जहां मुजाहिदीन ट्रेन होते थे, वहां से अफगानिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी मुजाहिदीन भेजता था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में था। पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बाहर से मिलने वाले एड में करप्शन एलिगेशन लगते रहे। यूएस ने भी कहा कि इन्होंने हमारे एड से मिलने वाले पैसे को मिस स्पेंड किया है। और तो और इतने साल कॉन्टिन्यूसली एड देने के बाद भी ये पता चलता है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा जाता है। मुल्ला उमर जो मोस्ट वांटेड था, उसकी डेथ भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये जो एड मिलता था पाकिस्तान को, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बबल में थी उसको फिर से एक झटका लगता है। इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान की इमेज काफी खराब हुई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एकदम से खत्म हो गया। बाहर की कंपनीज इतनी अनस्टेबल जगह पे अपनी कंपनी नहीं लगाना चाहती थी। उनको पता था कि उनको नुकसान होना तय है। इसके अलावा टूरिज्म भी खत्म हुआ। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर था पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने में। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में कई बार वॉर्स हुई हैं, लेकिन 1971 की वॉर ने पाकिस्तान को काफी वीक किया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन कुक्कू FM की एक ऑडियो बुक है, इंडिया वर्सेस पाक 1971। इसमें बहुत ही डिटेल और आसान तरीके से बताया है इस इवेंट के बारे में। वॉर की शुरुआत से लेकर खत्म होने तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बताई गई हैं। 69 मिनट्स की इस ऑडियो बुक में 1971 की वॉर के बारे में आपको काफी नॉलेज और क्लैरिटी मिलेगी। कुक्कू FM इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां कई कैटेगरीज की ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, क्राइम, मोटिवेशन से लेके साइंस और फिटनेस तक। तो आप भी जरूर सुने अपनी मनपसंद ऑडियो बुक कुक्कू FM पर। मुझे पर्सनली इसमें ऑटोबायोग्राफी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। कुक्कू FM काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप रेगुलर काम करते हुए या ट्रैवल करते हुए बहुत अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हैं काफी कम प्राइस पर। और मेरा कूपन कोड NR50 यूज करके आपको फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। दैट इज एट ₹49 ओनली। तो डाउनलोड कीजिए कुक्कू FM, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, जब यूएस ने कुछ कदम पीछे लिए तो वहां पे एंट्री हुई चाइना की और फिर यहां पे चाइना ने लोन पे लोन देना स्टार्ट किए और इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एक बबल में थी उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाया। दुनिया में अलग अलग तरह के देश हैं, कुछ की इकोनॉमी ऑयल से चलती है, कुछ की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग से चलती है या फिर IT सेक्टर से चलती है, कुछ की एग्रीकल्चर से भी चलती है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी एड और लोन से चलती है। पाकिस्तान एक एड डिपेंडेंट कंट्री है। जिस तरीके से पाकिस्तान यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान चाइना के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडिया को टैकल करने में चाइना को बहुत ही आसानी रहती है। इंडिया जब तक पाकिस्तान में उलझा रहेगा, चाइना आराम से रहेगा। यही रीजन है कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में उसको मदद करी और कई एनालिस्ट तो ये भी मानते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में भी मदद करी। अब देखिए, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको चाइना की जो डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी है वो ऑलरेडी पता होगी, लेकिन मैं फिर भी मोटा मोटी बता देता हूँ। चाइना पहले मार्केट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देता है, फिर जो लोन आपको बाहर से 30 साल के टेन्योर पे मिलता है उसी को चाइना अप्रॉक्स 15 साल के लिए देता है। उसके बाद जिस चीज के लिए चाइना लोन देता है, मान लीजिए वो कह रहा है कि आपकी कंट्री में हम पावर प्लांट बनाएंगे, तो बनाने से लेके हर चीज में चाइनीज वर्कर और कंपनीज होती हैं।
तो जो पैसा वो लोन देते हैं वो उसी देश से कमा के एक बिजनेस करके निकल जाते हैं और ऑन पेपर पे वो लोन एज इट इज बना रहता है और लोन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहता है। इनके क्लॉज में ये पहले से ही मेंशन करवाते हैं कि अगर लोन नहीं दे पाए तो वो जगह चाइना की हो जाएगी। इसी तरीके से श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट था वो चाइना के पास पहुंच गया। फिर इन्हीं सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का यूज करके ये उस एरिया में रूल करते हैं। अब आप कहोगे ये जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे हो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, तो पाकिस्तान के जो लीडर हैं, मिलिट्री है, उनको नहीं पता होगी। तो देखिए आपने कहावत सुनी होगी कि कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये क्या क्या मजबूरियां रही हैं इनकी, जब मैं अभी आगे IMF की बात करूंगा तो उसमें समझाऊंगा आपको। यकीन माने तारक चलो ये भाई, वीडियो स्टॉप कर दिए भाई। इस बंदे ने जिस तरह समझाया है ना, यकीन मान एक एक लफ्ज की जिस तरह बंदे को समझ आती है। मुझे तो ये लास्ट वाली जो बात है ना पे शुरू कर लेते चाइना पे ही, जिस तरह उसने बताया जितना पैसा लगाया है, सी पैक ही देख तो लो। मैं हर रोज तुमसे ऐसे ही बहस नहीं करता भाई साहब। इसी वजह से आज पाकिस्तान पीछे है कि एक तो चाइना अब सी पैक बनना है, सी पैक के लिए चाइना जो है वो पाकिस्तान को $बिलियन देता है बिल्कुल। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सी पैक बनाने का वो भी खुद ले जाता है और मजदूर भी अपने, इंजीनियर भी अपने। इंजीनियर। तो पाकिस्तान को क्या मिला जी, सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी मिली और जी सी पैक बन रहा है बस। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वो मिला और जो इतने $बिलियन का वजन जो है वो भी पड़ा। लेकिन हमारे इंजीनियर ना तो उनको कोई काम करने को मिला, ना हमारे जो मजदूर हैं उनको कोई काम मिला, और ना ही जो इधर से जो मटेरियल खरीदते हैं। देख ले अगर इधर से मटेरियल बनेगा हाँ। तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान में फायदा होगा, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। बिल्कुल। वो भी भाई साहब, चैनियों का ही सारा कुछ वो खुद का करके पैसा भी लेके करता वहीं का वहीं फिर खड़ा है। तो यही बात क्या है। बात है, पुलिस ही तो है ना चाइना की। और देखा जाए तो भाई पाकिस्तान देख रहे हैं यार शुरू- मैंने देखा है हमारे आपके भी एरिया में सारे मोटरवे बनी है। सी पैक में एक मोटरवे कामयाब हुई है वैसे। बिल्कुल, काफी मोटरवे पहले बनी है। एक मोटरवे बनी है लाहौर CPAC से में वो था आप सिंध में पहुंच चुकी है। था तो बहुत कुछ, लेकिन बना सिर्फ उसमें एक मोटरवे है। उसमें क्या हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने ना उनसे पैसे लिए कि अगर आप ये बनाएंगे ना तो हमें इतना दे दें फिलहाल, तो हम ये वो मुआहदे हो गए। उसका ये था कि अगर हम मोटरवे बनाते हैं तो उसमें भी उसकी- करप्शन करते हैं। करप्शन उसमें ये था कि ना वो ठेके पे थी 15 साल के लिए। इन्होंने पैसे ही इतने ले लिए कि वो अब तकरीबन 40 साल के लिए वो चाइना के पास ठेके पे चली गई। जितना टूल टैक्स जो भी होगा वो सारे का सारा डायरेक्ट चाइना वो जाएगा। फायदा जो पहले विच खा लिया पैसा हाँ, दरमियान में, पहले वो तो एक गवर्नमेंट की जिसने हाँ। खाया तारक भाई वो ले गया वो लेके फायदा। दौड़ फिर गए। क्या हुआ और मुल्क को? उसमें क्या हुआ कि जी जो इंजीनियर्स थे वो चाइनीज थे और पाकिस्तानियों को बहुत कम चाइनीज आती थी, ये काम कर रहे थे वर्कर। यहाँ पे क्या सिनेरियो था कि जितनी भी तकरीबन मोस्टली जो मैंने देखी हैं जो क्रॉस ओवर पुल्स बनाई हैं रोड्स पे, हाँ। वो इतने वो काबिल माशाल्लाह इंजीनियर थे, इतने काबिल कि वो दो बार एक बार बना के फिर उसको उखाड़ के फिर बनानी पड़ी है और उस पर फिर जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो खर्चा हुआ है, फिर जाके वो पुल कहीं कामयाब हुए हैं चाइनीज इंजीनियर जो बनाए थे। पाकिस्तानी इंजीनियर इवन के पाकिस्तानी उनके अंडर जो है वो सिविल इंजीनियर टाइप बंदे होते थे उनके अंडर। अदरवाइज बाकी जितने भी इंजीनियर हैं वो उनके चाइनीज इवन थे, के चाइनीज। जनरेटर ऑपरेट करना है तो भी एक छोटा सा जनरेटर वो हाथ नहीं लगाने देते थे पाकिस्तानी किसी को। वो खुद जाता था चाइनीज, जाके जनरेटर ऑन करता था, सारा काम उसने खुद करना है, आप बस आप काम के 12-12 घंटे उन्होंने काम लिया। काम लेने के बाद जब कोई पाकिस्तानी उनको कहता कि ये गलत हो रहा है या इंग्लिश में उनके साथ बात करने की या ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेट यूज़ करने की कोशिश करता था कि ये यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा, ये ऐसे होना चाहिए, तो भी उनको बिल्कुल परवाह नहीं हुई। और इवन के इस चक्कर में एक पाकिस्तानी को इस तरह को थप्पड़ मारा और वो पाकिस्तानी इतना गर्म हो गया कि उसने चाइनीज को धर लिया था। इवन के वो अगर सिक्योरिटी SPU साथ में जो सिक्योरिटी फोर्स है वो ना होती ना तो चाइनीज साहब जो है ना खत्म हो जाने थे। बिल्कुल। उसके साथ हुआ भी वाकया इस तरह था। उसके अलावा क्या है कि एक चाइनीज जो है वो मिट्टी जो आ रही थी ट्राली ट्रैक्टर पे, वो एक ट्राली पे बैठा खुद अपनी मर्जी से बैठ गया और ट्राली जा रही है, वो कहीं जंप लगा, वो गिर गया, गिर के नीचे टायर के नीचे आ गया, मर गया। अब गलती उसकी खुद की थी, ना बैठता। वो क्या हुआ जी कि वो मर गया। अब इसका जो है वो ठेकेदार पे डाल दो, उसके पता नहीं कितने रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने $1 लेते हैं वो जुर्माना ठोक दिया, आपने हमारा बंदा मार दिया। ठीक है। एक हमारे यहाँ बंदा मरा था इस्लामाबाद में, रेमंड डेविस था, अमेरिका से तलक रखता था, उसने मार दिया था गाड़ी के नीचे। हमारी उस वक्त की हुकूमत जरदारी की थी, उसने पैसे लेके उसको बाहर भेज दिया। इधर चैनी है, एक चैनी है, वो कुदरत से मतलब खुद ही वो गिरा, वो मर गया, तो वो उसके पैसे हमें देने पड़े।
ठीक है। और भाई साहब 11 मिलियन राउंड अबाउट के डॉलर वो बता रहा था कि इतने उन्होंने बहुत सारे पैसे मांग लिए हैं। तो फिर चाइना हमारा दोस्त कैसे हुआ यार? अब भाई तो साहब ये दोस्त असल तो बात ये है, वो तो हमसे मतलब अपना जिस तरह अमेरिका मतलब निकालता रहा है उसी तरह चाइना मतलब वो पीछे हुए तो चाइना मतलब निकाल रहा थर्ड है। सिनेरियो क्या था? तो फिर तारक एक बात मुझे कहने दे, बेशक मेरे साथ तो ना कंप्रोमाइज कर, ये लफ्ज तो फिर खान साहब के ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें आज अगर अमेरिका चाइना इस्तेमाल करता आ रहा है, हमने इस्तेमाल नहीं होना, हमने खुद अपने पाँव में खड़ा होना। कैसे होना है खड़ा? उसके लिए भी कुछ चीज प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग करनी थी ना तारक क्या प्लानिंग होनी भाई? क्या चाहिए? मुशर्रफ साहब आए थे भाई उस साहब- वक्त एक प्लानिंग करनी थी ना कि हम इनके झंझट से निकल जाएं ताकि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाए। यार जब अभी भी कर नवाज सकते हैं, शरीफ था आने उस वाले वक्त खड़े हो 50 साल का जाते। प्लान रेडी कर लें कि हमें आने वाले 50 सालों में क्या करना है। स्ट्रॉन्ग लीडर तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी अभी अभी सोच रहे ना, रुपया को खत्म करना होगा यार। अपने मुल्क के इशू छोड़ें, अपने मुल्क की खातिर सोचें, अपनी सीट की बातें छोड़ें, अपने लड़ना मरना छोड़ें, अभी ही सोच ले, थोड़ा सा सारे मिल के ही सोच लें। ये नेट हमारे की यहाँ पे बात क्या छोड़ होता है, दें। नानी जी लॉन्च कर देती हैं जी अब मेरा बेटा सियासतदान बनेगा। आ गया जिसके पास जुनेद पैसा सफदर, है। आ गया भाई, यार इलेक्शन यकीन लड़ने करें, वाला है। गरीब बंदा इलेक्शन लड़ नहीं सकता। ये कि गरीब बंदा खड़ा हो जाएगा उसको वोट जुनेद कोई नहीं सफदर देगा। बैर पैदा हुआ है, बैर पड़ा है, अब वो आ गया पाकिस्तान में तारक इलेक्शन मियां, लड़ने के अगर लिए। आप देखो कि और हमारे बेचारे यहाँ पे सियासतदानों का तो कसूर ही नहीं है, सियासतदानों का कसूर गिनते क्यों हो? भाई वो भी शुरुआत साहब में भाई साहब है बीबी तारक से साहब। सियासतदान आएंगे ना जिसका साहब, तू बीबी नाम से लेना चाह रहा है, सियासतदान जिसका आएंगे। जिस इदारे का तारक वो उनके साथ मिले हुए हैं, वो भी तो मिलके ही काम कर रहे थे ना। भाई साहब मैं बताता हूँ ना, ये शुरुआत से देख रहे हैं। अभी शुरू में जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त जी पाकिस्तान को पता था कि इसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है ना, इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। चाइना के से भी फ़ायदा ले सकता है सी पैक जो चाइना को दिया, क्योंकि इंडिया को भाई इंडिया और चाइना की लगती है, और जो है चाइना को इंडिया भी तो चाहिए वही रास्ता चाहता था। इंडिया को चाइना को रास्ता चाहिए और वो इस्तेमाल भी कर रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान ने जो ये सी पैक दिया है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, चाइना इसका को। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को भी फायदा है, लेकिन मेन जो है जरूरत है चाइना की। 91% बिल्कुल को फायदा भाई, उठा पैसा लिया भी तो यार। चाइना कमा रहा है, रास्ता भी चाइना को मिल रहा है। 91% तो जो है वो पाकिस्तान के फायदा। जो लीडर है भाई साहब, उन्होंने अपनी जेबें भर ली, जो जो ये लेकर देने वाले हैं अपनी जेबें भर ली, हाँ। और ये सारा बोझ जो है सी पैक वाला वो पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर फेंक दिया। वो ये देख अवाम के ऊपर तेरा फेंक दिया। हसन सलीम बाजवा जरूरत साहब जो किसकी है? चाइना की है। पिछले दिनों शहनशाह अफरीदी और शदाब खान की शादी पे आए हुए थे, इनवाइट किया था उनको। वो सी पैक से आसम सलीम बाजवा, वो हमारे जो थे, वो पैसा लेके पापा जो उनके नाम पे जाने पहचाने हो गए हैं, बेल्जियम में बैठे मेरा भाई, वो भी पैसा ले गए सी पैक से। तो वो यही तो बात है कि हम भाई साहब जो भी कोई काम होता है, जहाँ पर कुछ चार पैसे दिखते हैं वहाँ पे जी आर्मी को बना देते हैं, वो चेयरमैन बना चेयरमैन वो बन गया, बाजवा चेयरमैन ही बना, आसम सलीम था, इसीलिए पैसा ले गया। यही बात है ना भाई साहब कि ये लीडरों का बेचारा का कसूर नहीं, बिल्कुल थोप दिया जाता है इनके ऊपर। ये लीडर ये इतने जो लीडर जो वो मारे गए, वो कैसे मारे गए? वो भाई साहब चुभते थे इनको। अच्छा एक मिनट, ये लफ्ज जो बोलना था ना, आज अगर किसी लीडर का पता ही नहीं चला एक और- कौन किसको मार गया, यकीन माने ये सबसे बड़ा झूठ है। सभी को पता है बेनजीर भुट्टो को किसने कत्ल किया, ज़ियाउल हक के साथ क्या हुआ, लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस तरह हुआ, या बेनज़ीर के साथ कैसे हुआ, या इमरान खान के ऊपर हमला किस तरह हुआ, या किसने करवाया, अरशद शरीफ को किस बंदे ने मरवाया, किस कंट्री में कैसे पहुंचाया, ये सारा मैं खुद जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ कौन करवाने वाला, किस तरह करवाया, क्या प्लान था। लेकिन आम बंदों को पता है भाई, आम बंदों को पता है। ये लफ्ज बोलना कि किसी को पता ही नहीं। लेकिन साबित तो नहीं ना कर सकते, बात तो है वही तो साबित। बात है साबित ना। करें भी तो अदालतें यार, नहीं मैं मानेंगी। सिंपल एक बात साबित बताता हूं। करो, अदालतें नहीं मानेंगी। यार मैं सिंपल एक बात साबित बताता वो हूँ। जरदारी जिसकी वाइफ थी बिलावल साहब, जब वो पावर में बैठे हैं अभी, फिर उनको भी वो भी परवाह नहीं कर नहीं। अच्छा सकते। जरदारी साहब को साबित करेगा बिलावल? पता भी है जरदारी ने मरवाया बेनजीर को, एक प्लान बना के खुद मरवाया भी, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मुझे डाकू और चोर समझा जाता था इस बंदे को, जरदारी को। बेनजीर के साथ जब शादी हुई थी ना, ये शादी होने वाली थी तो फैसल साली हयात के साथ होने वाली थी, बेनजीर की मंगनी जिस तरह कहते हैं ना, वो हो गई थी। तो उसके बाद बेनजीर को जबरदस्ती शादी पे मजबूर उठा किया लिया गया था था इसने, इस जरदारी बंदे खानदान ने जरदारी उठा ने। लिया था। वो मजबूर हो गई थी इसके साथ, वरना वो शादी नहीं करने वाली थी। मजबूर नहीं हुई थी, उस गैप बंदे ने करवा इस दिया था। सीट के ऊपर सदर पाकिस्तान बनने के लिए प्लान बनाया था। एक नीचे था अमीन फहीम, वो मारा गया था, उनका वो खास बंदा था बेनजीर का, भाई साहब, उसने मरने से बेनजीर के पहले भाई सारा को- कुछ बता दिया था। बेनजीर के भाई को भी वो बैर ही कत्ल करवा दिया इस गया। बंदे ने, हाँ। इसी बंदे ने, बाकी- मुर्तजा भुट्टो को बाकी- इसी बंदे ने, सारा भुट्टो खानदार जरदारी ने मरवा दिया।
ये सबूत है, लेकिन अदालतें जो है ना वो चोर है, वो डाकू है, वो इंसाफ करते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अदालतें बनी हम जैसे आम बंदों के लिए। सभी के जितने भी प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं ना, चाहे मैं इमरान खान का भी नाम लूंगा, सभी के लिए कुछ भी नहीं। हमारे लिए अदालतों के असूल हैं, उनके लिए कोई असूल नहीं। ये असूल सब के लिए एक निजाम होना चाहिए, चाहे वो चौधरी है चाहे वो गरीब है, यही तो बात तब है, जाकर निजाम चलेगा यहाँ पे भाई। कानून की इज्जत करता कौन है? ये जो डिक्टेटरशिप आई थी, तारक करना जो पड़ेगा, माशाल्लाह नहीं लगे, कर भाई उन्होंने कानून फाड़ दिया, रातों रात फाड़ दिया। बिल्कुल फाड़ दिया। पाकिस्तान के कानून की कोई इज्जत वैल्यू है? इसीलिए आज हमारा इमेज नहीं है भाई दुनिया में। तो देख लें, जिस तरह वो भाई बता रहे थे अमेरिका से लेकर जिस तरह हम फंसे थे, वो लेके आज तक देख लो हम फंसते ही जा रहे हैं। जिस तरह 88 से हम करने पे रातों रात कानून फाड़ के वो दूसरे भुट्टो साहब को फांसी पर लगा देते हैं। बिल्कुल वो फांसी पे तो चढ़ा देख ले, दिया। पाकिस्तान में कानून की कोई इज्जत वैल्यू है ही नहीं। ज़ियाउल हक उनके मतलब में नीचे रह सकते, उस वक्त वो वजीर आजम थे, ज़ियाउल हक आर्मी चीफ वो थे। जो गलतियां हुई थी ना 1971 वाली, भाई साहब वो जो गलती हुई थी उसमें एक बंदे को फांसी लाजमी लगनी थी, क्योंकि भुट्टो साहब का था कि ये आर्मी का कसूर है जो उधर हुआ है, बांग्लादेश टूटा है। बिल्कुल। और वो कह रहे थे सारा ब्लेम जो डाल रहे थे वो भुट्टो साहब भुट्टो के ऊपर लीडरों की वजह से हुआ है। लेकिन भाई साहब ये लेकिन भुट्टो भी तो तस्लीम नहीं कर रहा था शेख मुजीबुर रहमान को, भाई- हालांकि जीत तो वो गया था, भुट्टो जीता तो नहीं था, भाई- फिर भी उसने क्यों इस तरह किया? वो वजीर आजम बनना सारा था। कुछ तो भाई वो आर्मी वाले करने वाले थे। तो इसका मतलब फिर भुट्टो भी उनके साथ मिला हुआ ही था ना। तो लालच ही होता है अपने आप। तो वो ही इमरान बात खान है देख- ना। इमरान खान देख ले, हाँ बिल्कुल वो ही हुआ। लालच। इमरान खान के साथ भी वाजपेयी ने वो ही किया। हाँ, नहीं, इसको भाई अपना साहब। लालच था, वो अपने लालच में था। भाई साहब ये दोनों मिलके रोटियां सेकते हैं। इमरान खान को अपना लालच था, बाजवा साहब को अपना लालच तो था। मैं तुझे वो बता रहा हूँ मेरे इस भाई, मामले में तू इमरान खान को दूध का दूल्हा कभी मैं नहीं बोल दूध का सकता। दूल्हा नहीं बोल रहा। तारक भाई जहां साहब, बोल वो उसने चीज़ों उसकी की पुलिस जो तारक भाई हक तलफी एक बंदा जो वो डिजर्व नहीं करता, वो रिटायर होने के कगार पे, कौन सी बाजवा साहब ने आज तक कितनी जंगें लड़ी हुई हैं? तारक साहब मेरी कौन सी बात तो जंग सुनो, जीते हुए मैं जो तुझे उनको वो ही बताने दोबारा जा आर्मी रहा चीफ हूँ। बना मैं दिया। भी तुझे वो ही ये बता जी रहा हूँ। experience- इमरान खान ने एक प्लान अपने दिमाग में सोच के रखा था कि मैं इसको इस्तेमाल करके ये सारों को पकड़ूंगा, इनको सजा हाँ, सारों दिलवाऊंगा, को लेकिन पकड़ ले। उसके दिमाग में अपना प्लान चल रहा था, भाई एक साहब- बार मेरी मुद्दत बढ़ जाए तो मैं इमरान खान साहब क्या सारा कुछ तो आर्मी के हाथ में होता खान साहब है, को मैं सारा कंट्रोल पता था। कर लूंगा। तो वो हुआ, खान वो ही हुआ साहब जो को- आर्मी चीफ के दिमाग में था। खान साहब को सारा पता था, सिर्फ अपना लालच था कि मैं किसी ना किसी तरीके ना हिस्ट्री में नाम हो जाए कि भाई ये वो भी नहीं प्राइम तारक मिनिस्टर ऐसी कंट्री हिस्ट्री का वो है। नहीं चाहता था जिस तरह बिल्कुल इसने नहीं बना दी, चाहता है। जिस तरह उसको उतारा गया। वो बाजवा साहब ने 2 नंबरी की थी इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान 1 नंबरी की थी। वो जो ISI चीफ जो बदलाने की कोशिश कर रहा था, वो आर्मी चीफ किसको बनाना चाहते थे? यार वो नदीम अंजम को कोई काबिल ही नहीं था इस बंदा, इसको देखे यार। अच्छा। आज अगर पाकिस्तान क्या दुनिया की हिस्ट्री में कॉन्फ्रेंस किसी एजेंसी के बंदे ने इस तरह नहीं कि जिस तरह हमारे ISI खान साहब को आगे हालत- करनी पड़ी। भाई साहब खान साहब ने हालत ही ऐसी कर दी। इतना हालत लोगों पर- दूसरे इसलिए लफ्ज बोले भाई कि इस साहब- बंदे को क्या जरूरत है सफाइया। एक मिनट, अरशद शरीफ का वाकया हुआ, इस बंदे को जरूरत ही क्या पड़ी नदीम अंजम को, बाबर इफ्तिखार को आके मीडिया पे बोलने की? आज तक बेनजीर भुट्टू से लेकर आज तक कभी नहीं कोई बंदा बोला। यासर भाई, इस बंदे को अपनी सफाई देने की जरूरत ही क्या पड़ी आके ISI के सरबराह को? क्यों आना पड़ा? वो ही इमरान खान ने सवाल किया, आप क्यों आए, आपकी क्या वजह बनी? इमरान खान जो यार, है, 100 वो बातों सीधा की तो एक इल्जाम बात है। लगा रहे थे कि आर्मी ने नहीं, करवाया उसको। इल्जाम छोड़ो यार। भाई आर्मी हकीकत हमारी- करवाने वाले ये यार हैं। आर्मी हमारी सब देख कुछ ले, है। आज भी उस सब- जिस कंट्री में अरशद शरीफ को शहीद किया गया, उस कंट्री में हमारे बड़े इदारे जो हैं उनके मालहात बने हुए हैं, वो जाकर उधर इंजॉय करते हैं, बात तरह तरह तो की है। गंदगी फैलाते हैं, पैसा सारा उधर लेके चले जाते अच्छा, हैं। जब बाजवा साहब और इमरान खान की दोस्ती थी तो फिर वही आर्मी बड़ी अच्छी थी। अभी जो है वो इमरान खान से नहीं, पहले हमें आर्मी आज भी अच्छी है। एक मिनट, आर्मी आज भी हमारे दिलों में बसती है, हमारी जान भी कुर्बान है, जो आर्मी के सामने हम मरने के लिए तैयार है। लेकिन उनके लिए जो नौजवान है, जो मुल्क की खातिर जीतते हैं, मरते, जो 20-30 हजार रुपए पे अपनी जान मुल्क की देते हैं। खातिर जान कुर्बान करते हैं, शहीद होते हैं, उनके लिए, हमारी हिफाजतों के लिए उनके बने लिए नहीं। जो सरबराह तारक बन के आज आसफ सलीम बाजवा इस जैसे बंदे जो बाहर पापा जो बना के बैठे, उनके लिए हमारी जान कुर्बान नहीं है भाई। जिनकी बीवी से खरबों रुपये निकले, उनके लिए नहीं है। आसफ सलीम उनके लिए नहीं है, बाबर इफ्तिखार नहीं, यार, अंजम के लिए नहीं है। जितने बड़े नौजवान आर्मी के बंदों के लिए जान भी कुर्बान है। आज बड़े बड़े नाम है जिन्होंने पैसा कमाया, बिल्कुल। इतने अरब, अगर इतने मुहब्बे वतन हो, उनको रिटायरमेंट मिल रही है ना, पेंशन बिल्कुल मिल रही है। वो उस पे गुजारा करे, अपना सारा पैसा ला के मुंह पे मारे पाकिस्तानी कौम के कि ये लो लो पैसा अपना, बिल्कुल क्यों जलील किया हुआ है? अपनी बदनामी का कलंक माथे से हटाए, तब पता चलेगा ये बड़े रिंग पे बैठे जो रिटायर हो चुके हैं वो
खुददार इंसान भाई चाहिए। साहब ये खुददारी छोड़ो, ये खुददारी नाम की ना चीज पाकिस्तान पे जचती नहीं। क्यों नहीं जचती? ये इसको शुरुआत- जचाना पड़ेगा, नहीं, हालात नहीं, खुद नहीं, बेहतर ये करने पड़ेंगे कैसे? मेरा भाई। शॉर्टकट यार, शुरू से हालात- शॉर्ट तारक हालात भाई, खाया होगा, अवाम को भी हालात। निकलना पड़ेगा भाई, और जिसने हुक्मरानों हालात को कमाया है ना, भाई मिलके साहब। शाना बुझाना खड़े होकर इंडिया की तरह हमें भी अपनी जदोजहद मुल्क के लिए करनी पड़ेगी। कैसे करनी उस पड़ेगी? बंदे एक मिनट। शुरुआत से ही गलत रास्ते पे अच्छा, एक एक ही मिनट। गलत पकड़ा। मेरी बात सुन लो जी को। अगर कोई बोले कि- तो उनको बुरा इसीलिए लगता है अच्छा ना। मेरी बात तो भाई साहब, एक तो शुरुआत से ही गलत ट्रैक पे, एक तो इस्लाम का झंडा लेकर निकलते हो, एक अफगानिस्तान इस्लाम के को लोगों जरूर रखो, इस इस्लाम हालत पे को आज- जरूर चलो, लेकिन अच्छा। दीन भी रखो और दुनिया वो भी रखो। जब अमेरिका को पैसे की खातर वो मरवाते रहे हो इतने अरसा, वो अफगानिस्तान को वो बताओ। तो वो ज्यादती थी, तो उन वो बेगुनाहों को जो ज्यादती मरवाया थी। गया वो अमेरिका अच्छी के बात है। कहने पे, हाँ। अमेरिका के कहने पे वो- अफगानिस्तान उसको को मरवाया गया, वो मुसलमानों का ज्यादती झंडा था, लेके वो खुन्नस जुल्म निकालते था। हैं ना अब आज वो ही अफगानिस्तान अब उस खुन्नस दिन का निकालते बदला हैं हमसे भाई। ले रहे हैं, ये हकीकत है तो भाई। भाई साहब ये खुद 4 पैसों के लिए अपनी दुश्मन पाला है तुमने। वो 45 तो वो बिलियन का ज्यादा भाई नुकसान मैंने हो वो गया। मुशर्रफ साहब का जो हवाला दे रहे थे, मैंने मुशर्रफ साहब का वो मैंने पढ़ा सुना इंटरव्यू। मुशर्रफ साहब ने और जो भी जिन लोगों ने आतंकवाद को फैलाया ना, वो ये जो 40-48 बिलियन डॉलर लिए ना, उसके बदले में 80,000 बंदा आतंकवाद के हमले से मरा है। 90,000 टोटल है, 90,000 बंदा मरा है। तो ये 90,000 लोगों के ना जान के बदले वो बिलियन डॉलर जो है वो मिले हैं, पाकिस्तान जो आप इन पूरी दुनिया और- में ऐश और मस्ती से आज जिंदगी गुजार रहे हैं। इस्लाम की बदनामी उन डॉलरों की वजह से, उन बिल्कुल। 90,000 और किसी कंट्री में इतनी इस्लाम की बदनामी नहीं हुई नहीं। जितनी जितनी पाकिस्तान ने पाकिस्तान करवाई में, है। ये भी एक हकीकत सच है पाकिस्तान भाई। की वैल्यू जो दूसरी भी 56 कंट्री दुनिया में मुसलमान है, उन्होंने- उनके ऊपर तो कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगता। सऊदी अरब इंजॉय करता पूरी दुनिया में ऐशो बस्ती, ये भाई तुर्की ये दुबई करते, उनका नाम नहीं आता। सिर्फ- हमारा ना सबसे पहले जहाँ कोई जुल्म सितम होता है हम उनकी मदद के लिए भी पहुंचते हैं, लेकिन बदनाम फिर हम ही है। वही इसलिए ना शॉर्टकट रास्ते, बिल्कुल। शॉर्टकट रास्ते अपने लोगों को मरवाया। हमारे ऐसी जो बात है। ये भी एक और भी बात सुनो, आजादी की जब अंग्रेज थे ना, उस वक्त भी जो हमारे ये जो बड़े बड़े जगीरदार बने हैं ना, ऐसे ही थे। ये ऐसे नहीं बने। ये जो फ्रीडम फाइटर होते थे उनको पकड़वा कर उनकी और मैंने पढ़ा वो करके- सुबह सादक के जो है हाँ। सरबराह, वो अभी उनके बेटे हैं, वो उस वक्त के जो चौधरी बने वो ऐसे ही ये बने भाई थे। शुरुआत से हिस्ट्री हमारी ऐसी है कि अपने जमीन लोगों लेने को के चक्कर में वो लैंड बावलपुर से डॉलर तलक देने रखते के लिए, हैं। जमीन आज लेने भी के लिए। उनकी गाड़ियों के आगे जो है ना नंबर प्लेटें वो आर्मी की लगी होती, तारक साहब, तो आज भी। तो देख लो भाई साहब, डॉलर के लिए, जमीन के लिए अपने लोगों को मरवाते रहे। ये गद्दार है भाई साहब। इस ये रीजन है हमारे पाकिस्तान की दुनिया से पीछे रहने की। दो पुलिसी खेलने वाले, उधर से अमेरिका से पैसे लेते थे, इधर से अफगानिस्तान को भी पैसे देते थे। बिल्कुल। अब उधर से अपनी निकले तो गलती चाइना को से गरीब पैसे लेके वो जाती सी पैक दे दिया, पैसा लेके वो आसन सलीम भाग गया। भुगतना किसको पड़ रहा है? पाकिस्तान को। तो ये भाई साहब ना, ये एक पार्ट था, इसका अगला पार्ट बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।